Hello, smart learners. Welcome to Vivek Sir classes. This is Akash Saluja, your psychology educator. जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। बट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने नोटबुक और पेन्स लेकर के बैठिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। अपने नोट साथ साथ नोट डाउन करते रहिए ताकि आपको प्रॉपर और बेटर एक्सप्लेनेशन मिलती रहे। ओके, सो जैसा टॉपिक का नाम है वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, वेरिएशंस का क्या मतलब है? वेरिएशंस का पहले मतलब समझते हैं, फिर जानते हैं कि टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। सो वेरिएशंस का मतलब इन जनरल होता है डिफरेंसेस या फिर डिस्टिंक्टिवनेस। सो ये बात तो हमें एग्री करनी पड़ेगी कि डिफरेंसेस और डिस्टिंक्टिवनेस तो एग्जिस्ट करते हैं। हर इंसान हर दूसरे इंसान से अलग है, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स से अलग हैं, आप अपने भाई बहनों से अलग हैं। इवन अगर हम फ्रेटर्नल ट्विंस या आइडेंटिकल ट्विंस की बात करें तो उनका जेनेटिक मेकअप सेम होते हुए भी उनमें भी काफ़ी डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, राइट। सो जो ये डिस्टिंक्टिवनेस है या ये जो वेरिएशंस है, ये आ किस टर्म्स में रहे हैं? ये आ रहे हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के टर्म्स में। एट्रीब्यूट्स, व्हाट आर एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स जो हैं वो बेसिकली होते हैं हमारी क्वालिटीज, हमारे ट्रेट्स, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। आप किसी भी टर्म्स में इसको समझ सकते हैं। अगर कोई भी टर्मिनोलॉजी आपके एग्जाम में आती है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है कि एट्रीब्यूट्स के सिनोनिमस ये सारे टर्म्स हैं। सो जैसा कि टॉपिक सजेस्ट कर रहा है कि देयर एग्जिस्ट डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। अब साइकोलॉजिकल का क्या मतलब है? हमने साइकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी क्लास 11 में चैप्टर नंबर 1 में, जिसका मतलब था कि इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस, राइट। सो माइंड क्या है? माइंड है हमारे कॉग्निशन, हमारे थॉट्स, राइट। एंड बिहेवियर क्या है? हमारा ओवर्ट या कोवर्ट रिस्पॉन्स। सो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये एग्जिस्ट कर रहे हैं या तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स में या फिर बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में, राइट। कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स में जो एट्रीब्यूट्स लाए कर रहे हैं वो हैं हमारे जैसे कि इंटेलिजेंस, हमारी क्रिएटिविटी, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में जो है वो है हमारी पर्सनालिटी, हमारा बिहेवियर। ओके, सो attributes refers to qualities or the characteristics feature of an individual. These are characteristic of an individual. Individual कैसे behave करता है उसके attributes उसके behavior में display होते हैं, right? And there are variations. There is variability which is common and common within all species. हर स्पीशीज में डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन रेस में या ह्यूमन स्पीशीज में ही डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। एंड वेरिएशंस इन इंडिविजुअल ट्रेट्स कैन एग्जिस्ट एट वेरिंग डिग्रीज। ऐसा नहीं है कि वेरिएशन सिर्फ एक या दो टर्म्स में है, जैसे कि अगर हाइट का डिफरेंस मान लें, कलर का डिफरेंस मान लें, ठीक है। इस तरह से नहीं है कि सिर्फ एक या दो चीज़ों में ही डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। डिफरेंसेस मल्टीपल हैं, डायनामिक हैं और बहुत लेवल्स पे जो है एग्जिस्ट करते हैं। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। एक तो जो है हम क्या करते हैं, एक अपर अपीयरेंस के बेसिस पे इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स का पता लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उन एट्रीब्यूट्स को हम कहते हैं फिजिकल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, क्योंकि वो सरफेस लेवल पे हैं, अपर अपीयरेंस के बेसिस पे हैं, ठीक है। बट जो एट्रीब्यूट्स, जो क्वालिटीज इंडिविजुअल के अंदर लाए कर रही हैं, दे आर कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। सो फिजिकल एट्रीब्यूट्स के एग्जांपल क्या होंगे? जैसे कि हमारी हाइट, वेट, कलर, हेयर कलर एक्सेट्रा। बट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करें सो दे विल बी एग्रेसिवनेस, डोमिनेंस, इंट्रोवर्जन, सबमिसिवनेस, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, कुछ भी। देयर आर मल्टीपल साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, बट हमें सिर्फ 5 ही पढ़ने हैं इस चैप्टर में। ओके, अब इस एट्रीब्यूट वेरिएशन की वजह से क्या हो रहा है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे आते हैं? जब हमारे एट्रीब्यूट्स एक दूसरे से डिफर करते हैं,
right? So individual differences refers to distinctiveness or variations among people, characteristics and behavioral पैटर्न. एक तो लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंसेस एज वेल एज उनके बिहेवियरल पैटर्न में डिफरेंसेस. आप और आपके भाई मान लीजिए दोनों अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं. आप दोनों का बिहेव करने का पैटर्न सेम नहीं होगा, रिस्पॉन्ड करने का पैटर्न सेम नहीं होगा, राइट? सो there is differences between your characteristics as well as your behavioral pattern, and that's why individual differences exist. एक individual दूसरे individual से इसी terms में vary करता है. Okay. Then our behaviors are influenced by our personal traits as well as situational factors. Okay. अब ये डिबेट चली काफ़ी ज़्यादा इस बारे में कि पर्सनल फैक्टर्स ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं या सिचुएशनल फैक्टर्स ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं. ओके, सो कुछ लोगों का कहना था कि हमारे जो पर्सनल फैक्टर्स हैं, जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, वही जो हैं वो रेलेवेंट हैं, सिचुएशन का कोई भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता. कुछ सेट ऑफ फिलोसोफर्स या बिलीवर्स का ऐसा मानना था कि सिचुएशनल फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा डोमिनेंट हैं और वो हमें ज़्यादा एक्सटेंड तक इन्फ्लुएंस करते हैं. चलो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. पर्सनल फैक्टर्स हुए, मान लो जैसे कि मैं अगर काम और कंपोज्ड हूँ, मुझे शांति से काम लेना पसंद है, ठीक है, मैं हर सिचुएशन को प्यार से या शांत रह करके हैंडल करना चाहता हूँ या करता हूँ. सो पर्सनल ट्रेट्स क्या हुए कि मेरा काम एंड कंपोज्ड नेचर. बट अगर सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें कोई मुझे हार्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई मुझे हार्म करने की कोशिश कर रहा है, कोई जो है मेरे साथ नियर एंड डियर वंस को हार्म करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या मेरा काम एंड कंपोज रहना मुझे फ़ायदा देगा? शायद आंसर होगा नहीं. क्यों? क्योंकि सिचुएशनल फैक्टर्स इतने डोमिनेंट है, सिचुएशन इतनी ज़्यादा हावी है मुझ पे कि मुझे सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ेगा. तो तब मेरा जो पर्सनल फैक्टर है, जो कि है काम और कंपोज नेचर, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाएगा, राइट? क्योंकि सिचुएशन जो है अपने हिसाब से मुझे बिहेव करने पे मजबूर कर देगी. सो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? सिचुएशनिज्म, which states that situation and circumstances in which one is placed influence one's behavior. कि जैसी सिचुएशन में आपको प्लेस कर दिया जाएगा, आप उस तरीके का बिहेवियर शो करने लग जाएंगे. ओके, सो जी इस डिबेट का जो रिजल्ट निकल करके आया वो यही निकल करके आया कि सिचुएशनल फैक्टर्स ज्यादा डोमिनेंट है एज कंपेयर टू योर पर्सनल फैक्टर्स. ओके, एग्जांपल भी देख लीजिए. एन एरोगेंट और रूड बॉय मेंटेन्स काम एटीट्यूड व्हेन कॉट बाय ट्रैफिक पुलिसमैन. अब ट्रैफिक पुलिसमैन ने पकड़ लिया तो तब वहां पे आप अपनी दादागिरी नहीं दिखा सकते. यू हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर, ठीक है, क्योंकि कंडीशन फिर और ज्यादा वर्स हो जाएगी. तो सिचुएशनल फैक्टर्स जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं. अब there are different domains of psychological attributes that we are going to study. डोमेन का क्या मतलब है? डिफरेंट एरियाज. कोई एक एट्रीब्यूट नहीं है जो हमें कंप्लीटली डिफाइन कर पाए. सो देयर आर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, बट यहाँ पे आपकी बुक में जो है वो सिर्फ 5 एट्रीब्यूट्स की मेजरली बात होती है. और स्पेसिफिकली इस चैप्टर में जो हम एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे वो होंगे इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी. Okay, so there are 5 major attributes that we are going to study in chapter number 1 and chapter number 2. ठीक है, 5 attributes हैं आपके सामने: इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट एंड वैल्यूज. अब हम इनको ब्रीफली समझ लेते हैं कि ये चीजें हैं क्या. सो इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड रैशनली, understand the world, think rationally and use the available resources effectively. इसका क्या मतलब हुआ कि ये ग्लोबल कैपेसिटी है. ग्लोबल कैपेसिटी का मतलब हो गया आपकी टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. अब अपने आप आसपास के एनवायरनमेंट को, सिचुएशन को समझ पाना, उसको जान पाना, इसकी एबिलिटी. दूसरा, एबिलिटी टू थिंक रैशनली. एबिलिटी टू थिंक रैशनली का मतलब क्या है कि आप जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो, उसका कुछ बेस है, उसकी कोई तुक है, बिना सिर पैर की बातें नहीं कर रहे हो. ठीक है, तो आपने ये देखा होगा कभी कोई अगर बेतुकी बात करता है या कोई बिना सिर पैर की बात करता है तो हम उसको इनसेन घोषित कर देते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि वो
बात सेंस नहीं बना रही होती। सो जब हम रैशनैलिटी के टर्म्स में बात करते हैं, जब हम रैशनली सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक्यूरेट या प्रिसाइजली सोच रहे होते हैं, हमारी थॉट्स जो हैं वो बिल्कुल इन लाइन होती हैं। देन इट सेज यू शुड बी एबल टू मेक यूज ऑफ योर रिसोर्सेज अफेक्टिवली, मतलब अपने आसपास की चीज़ों का यूटिलाइजेशन आप तभी कर पाओगे जब आप जो है उसको ढंग से समझ पा रहे हो, उसके बारे में ठीक से सोच पा रहे हो, देन ही आप उसका जो है प्रॉपर यूज कर पाओ। सो अगर आप सोचोगे गलत या उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करोगे ढंग से, तो आप अपने रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूज कैसे कर पाओगे? ठीक है ना, ये तो बहुत कॉमन सेंसिकल होगी बात, राइट? सो अब जो बात कर रहे हैं हम, वो बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस को मेजर करने का क्या तरीका है। सो देयर आर डिफरेंट असेसमेंट टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू मेजर योर एट्रीब्यूट और मेजर ऑल द एट्रीब्यूट्स, एंड यू कैन ऑल्सो मेजर इंटेलिजेंस यूजिंग सच असेसमेंट्स। ओके, नेक्स्ट अप इज एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड होती है आपकी एबिलिटी। एबिलिटी किस चीज के लिए? एबिलिटी टू एक्वायर स्किल्स। ओके, सो एप्टीट्यूड रेफर्स टू इंडिविजुअल्स अंडरलाइंग पोटेंशियल, या पोटेंशियल बोल लो, एबिलिटी बोल लो, एक ही बात है, फॉर एक्वायरिंग स्किल्स। आपको स्किल्स एक्वायर करने की कैपेसिटी जो है वो एप्टीट्यूड कहलाती है। ठीक है, कि मेरे अंदर आर्ट को सीखने का एप्टीट्यूड है, मेरे अंदर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, मेरे अंदर डांस का एप्टीट्यूड है, मतलब उस स्किल को सीखने की एबिलिटी या कैपेसिटी मेरे पास है। ओके, एप्टीट्यूड को भी कैसे मेजर करेंगे? देयर आर डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट दैट कैन प्रेडिक्ट व्हाट एन इंडिविजुअल विल बी एबल टू डू इफ गिवन अ प्रॉपर एनवायरनमेंट एंड ट्रेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम एप्टीट्यूड टेस्ट का यूज करते हैं तो वो किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम एक इंडिविजुअल के बारे में जान पाएं कि अगर हम उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट और प्रॉपर ट्रेनिंग दें तो क्या वो इंडिविजुअल जो है वो उस स्किल को एक्वायर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो एप्टीट्यूड टेस्ट की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि इंडिविजुअल में वो एबिलिटी एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अब जैसे बैंक के एग्जाम्स जो होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड चेक किया जाता है, जस्ट टू चेक कि आप उस जॉब के लिए फिट हैं भी या नहीं। अगर आपने जो है दंगल मूवी देखी है, तो दंगल मूवी में क्या होता है कि पहले गीता जो है वो अपने फादर से ट्रेंड होती है। ठीक है, उसके फादर उसको सारी टेक्निक, सारी चीज़ें सिखाते हैं, राइट? उसके बाद जब वो अकेडमी चली जाती है, और अकेडमी में क्या होता है, एक कोच चेंज हो जाता है, एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, तो उसके पास क्या नहीं रहा? प्रॉपर एनवायरनमेंट। तो वहाँ जा करके उसकी स्किल वीक पड़ जाती है, वो टूर्नामेंट्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, राइट? सो वापस से जब आमिर खान वापस आते हैं और उनको ट्रेन करते हैं सीक्रेटली, तब जाकर के क्या है, उनका एप्टीट्यूड दोबारा से एनहांस हो जाता है। तो उनका क्या है, उनका एनवायरनमेंट बेटर होने की वजह से उनकी स्किल एनहांस होने लग जाती है, राइट? सो जो है एप्टीट्यूड के लिए, एप्टीट्यूड तो बेसिकली क्या हुआ, आपकी एबिलिटी टू एक्वायर स्किल्स, बट साथ में आपको क्या चाहिए? प्रॉपर एनवायरनमेंट और प्रॉपर ट्रेनिंग। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही बात हो गई कि अगर एक मान लो आपको एक इंटरनेशनल स्कूल में एडमिट करा दिया जाए, ठीक है, बट वहाँ टीचर्स ही नहीं हैं आपको पढ़ाने के लिए, तो एनवायरनमेंट तो बहुत बढ़िया है, एनवायरनमेंट बिल्कुल ए क्लास टॉप 1, ठीक है, बट आपको ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, तो एप्टीट्यूड कैसे बना लोगे, राइट? सो हमें क्या चाहिए? दोनों ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। हमें एनवायरनमेंट भी चाहिए, ट्रेनिंग भी चाहिए। मान लो मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ, बट कड़ी धूप में बिठा करके आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है, तो क्या होगा? एनवायरनमेंट का इफेक्ट आएगा ना, आपको एनवायरनमेंट भी तो सूटेबल चाहिए। दोनों ही चीज़ें जब सूटेबल होंगी, आप अपना जो है एबिलिटी को डेवलप कर लेंगे, मतलब कि आपका एप्टीट्यूड एनहांस हो जाएगा। देन देयर इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? इंडिविजुअल की प्रेफरेंस किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कि मैं ड्राइंग करने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं घूमने जाने में इंटरेस्टेड हूँ, आई एम अ फूडी, आई लाइक फूड, मेरी प्रेफरेंस है खाने की तरफ, और स्पेसिफिक खाने की तरफ। आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत ही टिपिकल हैं खाने के मामले में, तो वो आपको अलग अलग जगह एक्सप्लोर करवाते हैं, बिकॉज उनका इंटरेस्ट है, उनके जो है चीज़ें, उनकी एक प्रेफरेंस है खाने की चीज़ों को लेकर के। सो
it is individual preferences for engaging in one or more specific activities relative to others. ठीक है कि दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, तो relative to them हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिकली एक ही चीज को या कुछ गिनी चुनी चीजों के लिए जो है हमारी प्रेफरेंसेस एग्जिस्ट कर रही है. So interest also helps us making different choices, right? Then comes up the main attribute which is called as personality. Personality क्या है? Personality है relatively enduring characteristics. Relatively enduring characteristics, इस definition को जो है हम breakup में समझेंगे ताकि एक एक टर्मिनोलॉजी समझ में आए. ये इसके कीवर्ड्स हैं. जब आप इस के बारे में लिखेंगे तो आपको ये कीवर्ड्स मेंशन करने पड़ेंगे. ठीक है, तो इसलिए आप इनको जो है ब्रेकअप में समझना. इट रेफर्स टू रिलेटिवली एंड्योरिंग करेक्टरिस्टिक. रिलेटिवली एंड्योरिंग करेक्टरिस्टिक्स मतलब जो करेक्टरिस्टिक्स हमेशा हमारे साथ रहती हैं. ऐसा नहीं है कि आज मेरी एक एट्रीब्यूट है, आज मेरी एक करेक्टरिस्टिक है, कल मेरी दूसरी करेक्टरिस्टिक है, परसों तीसरी है. ऐसा नहीं है. रिलेटिवली एंड्योर मतलब ये हमेशा मेरे साथ ही रहेंगी. इसमें मेरी जो क्वालिटीज़ हैं, मेरी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें क्या है कि कुछ एडिशंस और डिलीशंस होते रहेंगे, बट मोर और लेस ये सेम ही रहेंगी. ठीक है. सो इफ अ पर्सन it refers to relatively enduring characteristics of a person that make them different from others. जो हमें एक दूसरे से अलग बनाती हैं वो characteristics are known as personality. और पर्सनालिटी को कैसे असेस करेंगे? पर्सनालिटी असेसमेंट टूल्स लगा करके, पर्सनालिटी टेस्ट लगा करके. ठीक है जी. अब लास्ट एट्रीब्यूट जिसकी हम बात करने वाले हैं, उस एट्रीब्यूट का नाम है वैल्यूज. वैल्यूज क्या हैं? वैल्यूज हैं एंड्योरिंग बिलीव्स अबाउट एन आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर. आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर का मतलब क्या है? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, जैसा अमिताभ बच्चन कहते हैं मोहब्बतें मूवी में गुरुकुल के बच्चों को. सो दैट इज आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर. आइडियल मोड का क्या मतलब है कि ये बिहेवियर जो है हमने ऐसा कह दिया तो ऐसा होना चाहिए. आपके संस्कार, आपकी परंपरा, वो सारी चीज़ें कहाँ लाया करती हैं? आपकी वैल्यूज़ में लाया करती हैं. जैसे कि जब भी आप किसी बड़े से मिलो तो उसको रिस्पेक्ट करना है, क्या है? आपकी वैल्यूज़ हैं. ठीक है. बड़ों से ऊंची ज़बान में बात ना करना, वो क्या है? आपकी वैल्यूज़ हैं. और वैल्यूज़ को जो है कैसे असेस करेंगे? आपके बिहेवियर के थ्रू असेस करेंगे. ठीक है. इसके लिए कोई टूल नहीं होता, इसके लिए कोई असेसमेंट जो है टेक्निक नहीं बनाई गई, बट ये आपके बिहेवियर्स में डिस्प्ले होते हैं. और वैल्यूज़ क्या हैं? आपके बिहेवियर्स को और आपकी लाइफ के एक्शंस को गाइड करते हैं. ठीक है. कि जैसे ऑनेस्टी. ऑनेस्टी क्या है? एक वैल्यू है. अब वो मेजरली आपके लाइफ के हर एरिया में एग्जिस्ट करेगी कि अगर आप इस वैल्यू में बिलीव करते हैं. राइट. सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी. 5 एट्रीब्यूट्स आपको समझ में आए होंगे. इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाइफ में वेरिएशंस कैसे आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी. ओके, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूएशन के साथ.